हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। और आज एजू बूस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं हमारे स्टाफ साथी श्री केशव कांत जी उपाध्याय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। मैं काफ़ी दिन से ये प्रयास कर रहा था। जी, धन्यवाद। मैं काफ़ी दिन से ये प्रयास कर रहा था कि भाई साहब का जो अनुभव है वो आपके सामने शेयर करूं। और जैसा कि आप थंबनेल में आपने देख लिया है कि हम आज संस्कृत विषय से प्राध्यापक भर्ती या स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के बारे में आज बात करने वाले हैं। देखें कि आरपीएससी से स्कूल व्याख्याता बनना इतना आसान सफ़र तो होगा नहीं, तो हम भाई साहब के अनुभवों पे चर्चा करेंगे। और वैसे मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि इनका नाम है श्री केशव कांत उपाध्याय और ये हैं दौसा ज़िले के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ बयाना ब्लॉक में भरतपुर ज़िले की बयाना तहसील में पोस्टेड हैं मेरे साथ। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने यहाँ तक का। और मैं एक रोचक बात और बता दूं कि भाई साहब ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा और प्रथम श्रेणी तीनों में सफलता हासिल की है। तो अब हम इनसे जानेंगे इनका जो सफ़र है वो कि कैसे ये यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं सबसे पहले भाई साहब से कहना चाहूँगा कि आप यहाँ तक की जो यात्रा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि धैर्य आपने कितना बना के रखा और कहाँ से आपने तैयारी स्टार्ट की सर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका एकेडमिक्स कहाँ से हुआ और कैसे आपके दिमाग में ये आया कि अब हमें अध्यापक बनने की ओर अग्रसर होना है सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें यहाँ पर निमंत्रित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखो, पढ़ाई में अगर मेरी स्थिति देखी जाए तो मैं कोई यहाँ लगा लो। ज़्यादा मेधावी छात्र पे नहीं रहा। एक अगर हम माने तो एवरेज छात्र के रूप में मैं शुरू से रहा हूँ। और मेरी जो 1 से 8वीं तक की जो भी एजुकेशन है वो गाँव में हुई है। और उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये चारों क्लासेज, ये चारों के लिए मैंने बांदीकुई से तैयारी की और फिर वहीं पर मैंने पढ़ा। 12वीं तक की शिक्षा हुई। उसके पश्चात जो सीनियर है उसमें मैंने 70% बनाई और जो 10th के अंतर्गत मेरी जो 82% रही है। अच्छा, उसके बाद मैंने सुना है आपने विज्ञान वर्ग से हाँ, कक्षा 12 और पास सबसे करी। बड़ी बात है कि मैंने जो 12वीं तक का जो वो मेरा साइंस बायोलॉजी से मैंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया 70% के साथ। लेकिन अचानक क्या है कि मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं संस्कृत के प्रति इतना जिज्ञासु था, लेकिन थोड़ा मुझे सही मार्ग नहीं मिल पाया। और सही मार्ग नहीं मिल पाने के कारण मैंने फिर बीए करने का निश्चय किया और बीए में मैंने वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत को चुना, जिसमें हिंदी, संस्कृत और ज्योग्राफी तीनों के अंदर मैंने बीए फर्स्ट श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया। तो जी सर, मैं मेरा जो मूल जो प्रश्न है वो ये जी है कि उसके बाद जब आपने बीए कर ली और जी उसके बाद बीएड कर ली और फिर जी आप एमए कर रहे थे, जी। तो मतलब उस समय द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा भी निकली हुई थी और प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा भी। तो आपने मतलब किसको फोकस में रख के, किसको केंद्र में रख करके पढ़ाई अपनी जारी करी थी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। देखो, इसमें ये था बात कि सबसे पहले इसमें हमने बीएड होने के बाद ही सबसे पहले रीट 2021 वाला एग्ज़ाम दिया था। जी। अब मैं ये मानता हूँ कि रीट 2021 वाले एग्ज़ाम ने हमें भविष्य के लिए बहुत अच्छा कदम रखने का सुझाव दे दिया। उसने रीट 2021 हुआ, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स थे और पूरे सिलेक्शन की मैं दौड़ में था। लेकिन अचानक से वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाती है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाती है। तो उसके बाद मैंने ये ठान लिया कि मैं आज के बाद ये रीट की तैयारी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने 2 साल 1.5 साल अच्छी तैयारी की थी और उसके बाद अच्छे नंबर आने के बावजूद और उसमें मेरा चयन तो भगवान जाने होता कि नहीं होता, लेकिन वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गई। उसके बाद सेकंड ग्रेड भी आई, फर्स्ट ग्रेड भी आई। तो इसमें मैं सबसे पहले ये सुझाव देता हूँ कि मैंने मेरे मन से ही थर्ड ग्रेड को छोड़कर फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चालू कर दिया। तो फिर सेकंड ग्रेड की मैं 2 एक महीने मैंने तैयारी चालू करी। तो उसके बाद मैंने देखा कि फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन जारी हो चुका है। फर्स्ट ग्रेड में 194 पोस्टें थी मात्र और सेकंड ग्रेड में 1800 थी। तो हमारे छोटे भाई अनुज, उनका श्रेय जाता है। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आप क्यों ना एक बार तैयारी करके तो देखो, कि इस समय जो ज़्यादातर जो भीड़ है वो सेकंड ग्रेड की तरफ है, 1800 पोस्ट है और इधर 194 पोस्ट है। क्यों ना एक बार हिम्मत करके तो देखो ना, हर चीज़ इंसान से कोई बड़ी थोड़ी ना होती है। क्यों ना आप एक बार 4 महीने के लिए एक बार संस्कृत को पढ़ लीजिए। तो हमने 4 महीने की तैयारी की
और 4 महीने की तैयारी के दौरान ही हमने फर्स्ट ग्रेड का ये लक्ष्य लिया और 60वीं रैंक के साथ हमारा चयन हो गया। बशर्ते देखो इसके पीछे मूल कारण ये नहीं है कि मैंने 4 महीने की तैयारी में फर्स्ट ग्रेड अटेम्प्ट किया, मैं मतलब ज़्यादा पढ़ना या कम पढ़ना, कितने घंटों पढ़ना, ये कतई मायने नहीं रखता। सबसे पहले इसके लिए सबसे जो मजबूत सीढ़ी है वो है कि आपकी ग्रेजुएशन लेवल का जो भी नॉलेज हो आपकी क्लियर होनी चाहिए, फिर उसका पीजी लेवल का क्लियर होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हमको बेसिक नॉलेज होती नहीं है बीए के अंदर, एमए के अंदर नहीं करती, हम कोचिंगों में चले जाते हैं, फिर हम उस नॉलेज को जो हमको आज से 6 साल पहले तैयार कर लेनी चाहिए उसको हम वापस रिवाइज करते हैं। तो वो नॉलेज हमारा यथावत था, उसको सिर्फ हमने दोहरान कर लिया, और दोहरान उसको हमने किया तो आज वो सफलता आपकी मिल गई। और सिर्फ 5 घंटे की पढ़ाई में ये फर्स्ट ग्रेड का ये एग्ज़ाम है जो क्रैक कर लिया। क्योंकि जो भी पढ़ा वो सब अपने हिसाब से पढ़ा और ध्यानपूर्वक, मतलब 5 घंटे पढ़ना तो पढ़ना, मतलब ये नहीं कि आज 5 घंटे पढ़ लिए या आज मतलब 10 घंटे पढ़ लिए कल बिल्कुल नहीं, कुछ ऐसा नहीं करना। केवल 5 घंटे पढ़ो, नियमित पढ़ो और खेलो, उसके साथ पूरा मतलब पॉजिटिव एनर्जी रखो, तो आपको ये मानता हूँ कि इसमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन ग्रेजुएशन और पीजी लेवल का ये आपको उसी में तैयार कर लेना है जिस दौर में बच्चे बीए नॉन कॉलेज चलती रहती है और कंपटीशन लेवल में चले जाते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि हम पुलिस में चाहे एसडी चले जाए, ठीक है, वो बन जाते हैं, फिर शिक्षक बनने उनका सपना दूर रह जाता है। हमने ये 3 साल बीए की और 2 साल एमए की, ये 6 सालों तक हमने हमारे सब्जेक्ट को इतना अधिक पढ़ा और फिर बीएड करते समय हमने 2 साल इतना जी के पढ़ा कि हमको ये जो 3 और 2 5 7 साल की जो मेहनत है वो हमको 4 महीने के अंदर ही काउंट हो गई। और बस ये सब भगवान की कृपा से, आपकी दुआओं से आज व्याख्याता पद पर है। तो सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन का जो स्तर है या जी फिर स्नातक का स्तर है उसकी जो आपकी तैयारी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए जी, हाँ, हमें यदि इस पर आपको फोकस, व्याख्याता बनना है व्याख्याता तो, बनना है क्योंकि तो। उसमें ग्रेजुएशन लेवल का हाँ लगभग यदि पूरे पेपर से तुलना करें तो लगभग 40 से 45 प्रश्न, हाँ 40 से 45% प्रश्न प्रसंग स्नातक स्तर से स्नातक पूछे स्तर का जाते हैं। आता है। अभी हम जो कह रहे हैं वो ये है कि आप संस्कृत विषय से जी आपने सफलता जी अर्जित की है, तो संस्कृत विषय में जो सिलेबस है उसको करने के लिए क्या उचित रणनीति रहनी चाहिए चाहिए जिसके अनुसार हम सब कुछ संस्कृत विषय का जो पूरा पाठ्यक्रम है उसको अच्छे तरीके से तैयार कर पाएँ। तो क्रमशः में एक एक, जैसे सीनियर सेकेंडरी लेवल का अलग पूछा जाता है और ग्रेजुएशन लेवल का अलग भी आता है और पीजी का भी आता पीजी का है। भी था। तो इन सारी चीज़ों के लिए, जैसे सीनियर सेकेंडरी स्तर, ग्रेजुएशन स्तर के लिए और पीजी स्तर के लिए क्या क्या उचित किताबें हों या फिर क्या उचित गाइडेंस हो जो अभी जो आने वाला स्टूडेंट है वो उसको फॉलो करे और वो भी सफलता अर्जित करे, तो क्या रहने जी वाला सर, है सर? आप जी बुक सर, लिस्ट पे चर्चा करें, जी मेरा मोटे मोटे हाँ तौर पे जी। ये कहना है। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ सर, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, कि इसमें क्या है कि आजकल आप फर्स्ट ग्रेड का जो आरपीएससी का जो भी पैटर्न रहता है कि इसमें ग्रेजुएशन लेवल का 60 अंक का पूछना चाहिए या पीजी का 20 अंक का, आजकल ये ट्रेंड चेंज हो गया है। आजकल क्या है कि मतलब आपको जो सिलेबस दिया जा रहा है ना, मतलब आप उसको पूरा पढ़ लो। ये नहीं कि टॉपिक मान लो आरपीएससी में लिख रखा है कि शब्द 10 नंबर का है या धातु रूप 20 नंबर का है, तो आप ये मत सोचो कि शब्द रूप 10 नंबर का और धातु रूप 20 नंबर का आएगा। शब्द रूप 5 नंबर का भी आ सकता है, धातु रूप 25 नंबर का भी आ हाँ सकता है। बिल्कुल। ऐसा आरपीएससी हमने देखा सर कि एमए वाले पार्ट को फर्स्ट ग्रेड वाले अभ्यर्थियों ने तैयार कम कर पाए। वो मतलब सिर्फ उन्होंने उसमें 10, उन्होंने सोचा कि 10% तो आता ही है एमए में से, क्या करेंगे एमए वाला पार्ट पढ़ के, सही है। ग्रेजुएशन लेवल का फोकस कर लिया। लेकिन बशर्ते आरपीएससी ने वही 10 नंबर का प्रश्न 80 नंबर का बना दिया, अब बच्चा कितने पेज चलेगा। तो कहने का मतलब है कि चाहे आरपीएससी ने आपका सिलेबस निर्धारित कर दिया ना कि भाई चाहे उसने अपने हिसाब से डिवाइडेशन कर दिया कि ये 10 अंक का, ये 5 अंक का, लेकिन ट्रेंड चेंज हो चुका है आजकल। आरपीएससी का कोई भी टॉपिक कितने भी अंक आ सकता है, हमारा मूल ध्यान इस पर केंद्रित होना चाहिए कि हम सिलेबस को पूरा पढ़े, एक एक चीज़ पढ़े। अब मैं गौर करता हूँ कि सबसे पहले इसमें जो अपना जो इस हम बात करें कि जो ग्रेजुएशन लेवल का जो होता है उसमें सबसे पहले छंद है, अलंकार है, और जो भी काव्य शास्त्र से संबंधित जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं, रचनाएं हैं, इसमें अगर आपके पास कोई भी किताब है, जैसे हमने अपने कोर्स में नीति शतक दे रखा है और नीति शतक के अंदर हमने नीति शतक को पढ़ना है, तो नीति शतक को पढ़ने के लिए हमें ऑथेंटिक बुक जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से प्रमाणित होती है उसी को आप पढ़ें। जो नीति शतक है महाकवि भर्तृहरि की, तो ग्रेजुएशन लेवल में चलती है, आप उसे ले आइए। फिर महाकवि कालिदास जी का विज्ञान शाकुंतलम दे रखा है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं संस्कृत में कि सर जैसे उनको विस्तार पूर्वक अध्ययन करना, ये लिखा होता है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का विस्तार पूर्वक अध्ययन, तो आप डायरेक्ट वहाँ जाकर और महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम ले आइए। उसी प्रकार है जो नीति शतक है वो महाकवि भर्तृहरि का ले आइए।
ऐसे उसमें किराता अर्जुन है, मैं बाहर भी कर लिया ये, मतलब संदर्भित पुस्तकें ले आए और उन डिटेल से पढ़े। हाँ, उसी प्रकार मतलब जो बाजार में जो हाँ, चालू जो पुस्तकें सोच के मिलती हैं हाँ, उनको छोड़कर उनको मानक छोड़ के पुस्तकों का मानक अध्ययन पुस्तक करें, मानक जिससे कि हाँ उनकी पर प्रामाणिकता रहे और हाँ हमें भी कॉन्फिडेंस रहे कि पेपर में हम हाँ एक प्रामाणिक प्र, पुस्तक से पढ़ प्राम के आए हैं, तो जी एक हाँ, हम उन प्रामाणिक कॉन्फिडेंस। पुस्तकों का अध्ययन कर सके, ये बात है। उसी प्रकार एमए की अगर हम बात करें, अगर पीजी लेवल की, तो उसमें भी जो दर्शन वगैरह जितने भी आते हैं, जैसे ध्वन्यालोक के अंतर्गत एमए पार्ट में चल रहा है, आनंदवर्धन जी का है ना, तो वक्रोक्त जीवितम कुंतक जी का है, तो सारी की सारी जो रचनाएं हैं, सारी की सारी वो हम संदर्भित पुस्तक, रेफरेंस बुक होनी चाहिए हमारे पास। ये नहीं कि हम चले कोई भी चलती गाइड ले आए बाजार में से, और फिर ये बात है उसमें चलती गाइड कोई मान्यता भी नहीं होती। अभी कोई प्रश्न लीट हो गया तो उसका कोई जवाब नहीं, हमारे पास गाइड में से पढ़ा था तो कोई नहीं मान पाएगा इस चीज़ को, लेकिन अगर हमारे पास रेफरेंस बुक है तो उस बात को हम कोर्ट तक भी चुनौती दे सकते हैं। लेकिन सबका निचोड़ यही है कि हमारे जो संस्कृत जगत की जो महान मूर्धन्य विद्वान है, आदरणीय डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा जी, की वर्तमान में जो वाणिज्यिक कर अधिकारी है, उनको सबसे पहले मैं इनको इस चीज़ को प्राथमिकता देता हूँ कि आज सिर्फ हमने बाजार का कोई भी मैटर एकत्र नहीं करके सिर्फ उस कोचिंग के भरोसे ही और ऑनलाइन क्लासेस लेकर उन्होंने इतना सहज और सरल बना दिया है कि संस्कृत विषय को, कि आज देखो कि ऑथेंटिक बुक रेंस, आप लोकेश जी की गाइड को हम गाइड नहीं मान सकते कि उनमें इतनी प्रामाणिकता है कि आज उस गाइड को वो मतलब आरपीएससी पे भी हम या कोर्ट तक भी उस गाइड को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आज तक उस गाइड को कोर्ट तक भी चैलेंज नहीं हुई है, और सारा का सारा मैटर है जो बिल्कुल उसी गाइड के अंदर से पूरा आता है। क्योंकि लोकेश जी सर ने एक भी चीज़ है जो छोड़ी नहीं है, बिल्कुल इसके अंतर्गत पूरा यथावत। कईयों का कोचिंग वालों का सिस्टम दे होता है कि वो शॉर्ट मैटर देते हैं, लेकिन वो शॉर्ट मैटर नहीं देते, वो पूरा मैटर देते हैं ताकि बच्चों को 6 से 8 महीने में तैयार हो जाए। बशर्ते आदमी संस्कृत का कोर्स 3 महीने में तैयार कर सकता है, लेकिन वो 6 से 8 महीने के हिसाब से पूरा कोर्स देते हैं, शॉर्ट मैटर नहीं देते। तो मतलब उन्होंने पूरी गुणवत्तापूर्ण जो सामग्री है उसका चयन सुनिश्चित करके, और पूरी मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी से ही उन्होंने उदाहरण उठाए हैं। उदाहरण उन्होंने चलते फिरते उदाहरण नहीं उठाए कि जो लौकिक व्यवहार में चल रहे हैं, उन्होंने ऐसे उदाहरण उठाए हैं जो लघु सिद्धांत कौमुदी से आए। पंडित भीमसेन शास्त्रीकृत जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है, लघु सिद्धांत कौमुदी है, वरदराज की है, उन सारे से उन्होंने उदाहरण उठाए, उनका समावेश किया। तो उस किताब में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। मैं कोई मतलब कोई टीचर का या कोई हाँ, गाइड कोई का वो प्रचारक नहीं। नहीं हूँ, मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूँ, मैं प्रामाणिकता की बात कर रहा हूँ कि आज लोकेश जी सर के ही ये सानिध्य से, उनके आशीर्वाद के और गुरु रूप में मिलने के कारण ही आज मैं या पहली बार ही इस व्याख्याता के पद पर पहुंचा हूँ। जी जी सर। अब ये तो क्या है कि दूसरा जो पेपर है जी उसमें अब विषय के साथ साथ शिक्षा मनोविज्ञान और आईसीटी का पार्ट और आता है। हाँ जी, बिल्कुल आता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आप वन स्टॉप सॉल्यूशन, मतलब जो जी एक पुस्तक आपने पढ़ी या फिर जहाँ से पढ़ा, तो आप वो बताएं कि वहाँ से शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ें तो काफ़ी अच्छा काफ़ी रहेगा। तो अच्छा कहाँ हाँ, आपने कहाँ से पढ़ा देखो सर? देखो सर, शिक्षा मनोविज्ञान की बात यह है कि आजकल शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे पहले हमको ये मतलब सबसे पहले ये बात दृष्टिगत करनी पड़ेगी कि शिक्षा मनोविज्ञान में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जी और सर। कुछ क्वेश्चन ये होता है कि अंदर से भी पूछे जा सकते हैं जी। प्रश्न। तो फैक्चुअल क्वेश्चन तो क्या होता है, बहुत कम होता है शिक्षा मनोविज्ञान में। फैक्चुअल तो हर व्यक्ति कर देता है कि मतलब वर्तमान में ये शिक्षा मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान कहते हैं, जी ये सर। बात है, क्रो एंड क्रो की हाँ, ऐसे परिभाषा, ऐसे ये प्रश्न क्वेश्चन तो आजकल पूछे भी नहीं आप जा रहे पूछे भी नहीं हैं। चाहते। और अब वो क्या है कि अब इन्होंने क्या है कि इतना कंपटीशन, इतनी भीड़ को छांटने के लिए उन्होंने क्या है कि मतलब उसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चनों के बजाय उन्होंने सारे जो प्रश्न है मतलब चिंतन शक्ति पर आधारित प्रश्न पूछने लग गई, बात है सारे के सारे प्रश्नों को। तो उसके लिए क्या है कि इसमें सबसे पहले है कि शिक्षा शास्त्र नाम की किताब चलती है, जो कि मैं खासकर बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड वाले अभ्यर्थियों के लिए, जो कि वो है डॉक्टर कम्बम पाटी साम्ब शिवमूर्ति ही, हाँ जो कि है। कम्बम पाटी साम्ब शिवमूर्ति की किताब ऐसी है कि रीट में शिक्षण विधि का एक प्रश्न था जो गलत माना था बोर्ड ने, लेकिन कम्बम पाटी साम्ब शिवमूर्ति की किताब को प्रमाण माना गया, और उसमें से वो हाँ, संस्कृत शिक्षण संस्कृत की शिक्षा किताब के है। अंदर किताब है डॉक्टर कामपाट, जो कि अपने जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में वो शिक्षा विभाग में है, जो एसोसिएट प्रोफेसर इस है। पुस्तक के हाँ बारे में सर मैंने सुना है, जब मैं रीट की तैयारी कर हाँ रहा जी था हाँ तो 2021 में और 2022 में संस्कृत विषय से, तो उसमें जो शिक्षण विधियों के लिए हाँ जब मैंने अपने नोट्स पढ़ लिए थे, तो मैंने ये पुस्तक इंटरनेट पर देखी थी। हाँ और हाँ इंटरनेट पर देख के और फ़ोन में डाउनलोड करके हाँ मैंने इसमें से काफ़ी अच्छी का चीज़ें अपने नोट्स में ऐड करी थी। ऐड करी थी। तो इसलिए हाँ, मुझे इसलिए पता है पता है। संस्कृत शिक्षण की का, काफ़ी अच्छी काफ़ी अच्छे प्रामाणिक पुस्तक है। हाँ उसमें से मैंने पढ़ा था, तो पढ़ा था। और उसका रिजल्ट भी काफ़ी रिजल्ट अच्छा रहा। अच्छा रहा था, ये बहुत अच्छी पुस्तक, क्योंकि फैक्चुअल की बजाय कॉन्सेप्ट बेस के जो प्रश्न पूछे और जाते हैं ये आजकल। और है कि वो संस्कृत भाषा में ही लिखी गई है, जो पेपर में क्योंकि शिक्षण हाँ विधि पूछी हाँ जाती है वो संस्कृत भाषा हाँ में ही हाँ आती हैं, हाँ हाँ, तो उससे उससे आसान होता हाँ है आसान होता चीज़ें है, करना। बिल्कुल सही है, इसी वजह से वो और संस्कृत भाषा में ये लिखे। तो रहा ही शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम्म बात कर रहा हूँ हम्म मैं, जो शिक्षा मनोविज्ञान हमारा पूछा जाता है जिसमें अधिगम बुद्धि ऐसे जो
टॉपिक रहते हैं, उसके लिए आपने क्या पढ़ा? ये तो शिक्षण विधियों का आपने बता दिया। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आपने हाँ क्या उसके पढ़ा? एक इस साइकोलॉजी पुस्तक के की लिए? प्रामाणिकता की मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस पुस्तक के अंदर क्या है कि रीट में क्वेश्चन पूछा गया कि ध्वनि सम्यक श्रुत्वा किम कर्तव्यम, कि ध्वनि के बाद क्या आता है। तो उसमें जो आरपीएससी ने इसका उत्तर पठन माना था, लेकिन इस किताब को प्रमाण माना गया कि श्रुत्वार्थकेणम, फिर इसका उत्तर सुनने से ही माना गया था। तो इसके लिए हाँ एक और है कि मतलब अपने अगर थोड़ा सा इसी शिक्षा मनोविज्ञान पे बोलता हूँ मैं कि शिक्षा मनोविज्ञान राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो एक नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन एक बहुत अच्छी प्रोफेसर है, उनकी भी एक किताब चलती है जिसमें वो भी एक ऑथेंटिक गाइड है, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। और वर्तमान में अगर हम किसी अगर लेखक की बात करें तो अवनी पब्लिकेशन जो कि धीर सिंह दाभाई, उन्हीं को मैंने पढ़ी और उनमें मेरे से बहुत मतलब काफ़ी हद तक मुझे फायदा हुआ। 80-85% मेरे सवाल सही हुए। शिक्षा जी मनोविज्ञान जी, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये तो दूसरे पेपर का मोटे मोटे तौर हाँ पर ही रहा। अच्छा, हाँ कई लोग कहते हैं जैसे और विषयों की भी कहते हैं कि जो वर्तमान में 9 से 12 तक जो पाठ्य पुस्तकें चल रही हैं उनमें से भी कोई प्रश्न आते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कौन आते हैं या कौन नहीं कौन से आते हैं विषय ये में? तो आप बताएंगे। किसी सब भी विषय जैसे बता संस्कृत विषय के बारे में हाँ बात कर रहा हूँ हाँ कि कक्षा 9 से 12 तक जो हमारा जो विद्यालय में पाठ्यक्रम चलता है वो पुस्तकें भी हमें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? जी बिल्कुल, ये प्रश्न अपनी करनी विषय चाहिए। की हाँ, मूल जो प्रश्न। इसके लिए क्या है कि मैंने देखा कि आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2018 का पेपर हुआ था, उसमें एक प्रश्न ऐसा था कि जो हमारी जो मतलब आदरणीय गुरुजी लोकेश जी की गाइड में भी वो प्रश्न नहीं था, पंचनली वाला प्रसंग का था। लेकिन वो पंचनली मतलब 5 देवताओं की उपासना की जा रही है, तो पंचनली से क्या अभिप्राय है, प्रश्न था पंचनली इत्येन शब्देन किम तात्पर्यम। तो वो का वो प्रश्न है जो किसी की पकड़ में है और 10वीं की पुस्तक में वो प्रश्न मिल गया। हाँ, तो अब 10वीं की पुस्तक में इस तो इससे है उदाहरण कि से 9 आप से 12 तक की पुस्तकों का हमको गहन अध्ययन कर लेना कर लेना चाहिए, चाहिए। क्योंकि हाँ उनमें मेरे हिसाब से यदि हालांकि मैं संस्कृत विषय के बारे में ज़्यादा नहीं समझता हूँ, फिर भी ये है कि यदि वो छोटी छोटी पुस्तकें होती हैं और कम समय में उनका अध्ययन किया जा किया सकता जा है और सकता उनको है, कंठस्थ भी किया जा सकता किया है। जाता है, उनको कंटस्ट भी किया जा हाँ, और सकता है। किया जा सकता है, मतलब तो हमारे लिए 9 कहने से का 12 मतलब वो तक की पढ़ जो लेनी पढ़ चाहिए। लेनी चाहिए, जो एनसीईआरटी की जो सारी क्वेश्चन मतलब मैं रीट वाले अभ्यर्थियों से यह निवेदन करता हूँ जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको एनसीईआरटी की पूरी पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए, उससे बाहर आपको कोई मैटर नहीं मिलेगा। सारे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब एनसीईआरटी की बुक से मिलते हैं। और इसके अलावा जैसे रीट में कई प्रश्न ऐसे पूछे गए थे, इतिहास में जो जो महाराणा प्रताप जी है उनकी सेना के अंदर कौन कौन से मतलब सेनापति थे, राणा पूछा पूंजा और गया। इदगिर थे, मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन वो एनसीईआरटी की पुस्तक में था। हाँ, वो तो मतलब अपनी वो जो हमको पाठ्यक्रम मूल मूल पाठ्यक्रम की जो पाठ्यक्रम में पुस्तक है रहते वो थे। हमें पढ़ तो लेनी मतलब वह चाहिए। प्रश्न कोई आपको एग्जाम में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रश्न कहीं है ही नहीं, वो सिर्फ आपको किताब से मिलेगा, अब रेफरेंस बुक से उसके मिलेगा। बाद पेपर 1 के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने जो समस्या देखी है वो ये देखी है कि लेक्चरर भर्ती के ज़्यादातर अभ्यर्थी जो हैं जो कला वर्ग से जुड़े हुए हैं, कला वर्ग के विषयों से परीक्षा देते हैं, जी हिंदी हुई संस्कृत हुई या फिर और कोई कला वर्ग के विषय, वो कहते हैं कि पहला जो पेपर है वो टफ रहता है। तो पहले पेपर का पहली बार तो सिलेबस बहुत वाइड हो जाता है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो उस सिलेबस को कैसे कवर करें, उसका क्या तरीका रहना चाहिए कि पहला पेपर मतलब आपने कहाँ से किया, और यदि आपने जब किया था अब में और तब में यदि और कोई पुस्तक या आपको लगा हो कि नहीं ये भी पढ़ लेनी चाहिए अच्छा थी, या फिर अब अच्छा जो हमारे दर्शक हमें देख देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि फर्स्ट पेपर कहाँ से किया जाए? ये फर्स्ट देखो पेपर के बारे में हाँ चर्चा करेंगे, जी के जी कि एस का जो पेपर। सब्जेक्ट के बाद पहले जो फर्स्ट पेपर की चर्चा आती है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी को अगर फर्स्ट पेपर पर अधिकार अगर स्थापित करना है, अगर अच्छी सफलता मान ली है, तो 12 सब्जेक्ट देखो, सफलता अधिक अध्ययन से प्राप्त नहीं होती, रणनीति से प्राप्त होती है। अगर आपकी रणनीति, सेना में जो सेनापति कब हार जाता है, सेना में सेनापति चाहे खूब सेना हो लेकिन हार जाता है, क्यों? उसकी रणनीति ठीक नहीं थी। रणनीति सही तो होनी हमारे अध्ययन की जो नीति है उसको रणनीति कहते हैं, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र भी हमारा रणनीति है। बिल्कुल। तो इस रण में प्राप्त करने के लिए हमारी अध्ययन नीति सही होनी चाहिए, रणनीति सही होनी चाहिए। तो इसके लिए है कि फर्स्ट पेपर अगर उसमें 12 सब्जेक्ट आते हैं, तो विशेषकर मैं सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूँगा, लेकिन संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों को ये जो सब्जेक्ट्स आता है, जैसे इसमें आपको मैथ का पार्ट है, रीजनिंग वाला है या अंग्रेजी वाला पार्ट है, इस पे थोड़ा कम फोकस करें। मतलब अगर इनको अगर आप छोड़ भी रहे हैं तो आपका देखो, फर्स्ट पेपर में मूल चीज़ जो सफलता दिलाने वाली है, एक तो है मैनेजमेंट, एक करंट अफेयर्स और एक हिस्ट्री। ये 15-15 नंबर का अगर आपने 45 नंबर का पार्ट तैयार कर लिया और 45 में से आपके यहाँ पर अगर 30% सही हो जाते हैं, तो फिर हिंदी, मैथ, रीजनिंग इत्यादि जोग्राफी पॉलिटिकल में मिलाकर अगर आप 15% भी ठीक कर देते हैं तो 45 क्वेश्चन का एवरेज बन जाता है। तो कहने का मतलब सब सब्जेक्टों को पढ़ने की बजाय हमको मतलब वही उसमें से क्वालिटी वाले सब्जेक्ट्स होने जिनको हम कर सकते हैं। क्योंकि संस्कृत वाला व्यक्ति है, अब अंग्रेजी में दिमाग लगा के बैठ गया वो तो 5 प्रश्नों के लिए, लेकिन वो पता है अगर सारी जिंदगी अगर 2 महीने भी पढ़ लेगा अंग्रेजी का तो भी मैं 5 में से 1 या 2 प्रश्न ठीक कर पाएगा। तो बशर्ते उस सब्जेक्ट्स को पढ़ने की बजाय मतलब उसको मतलब पॉलिटिकल और वो
मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, इन पार्टों को पढ़ो, फिर थोड़ा थोड़ा समय इसके लिए दो, तो आप आसानी से रणनीति के द्वारा सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए मैनेजमेंट के लिए उत्तम हमारी मुकेश पंचोली सर की है, सबसे अच्छी है मैनेजमेंट प्लस करंट अफेयर्स, दोनों के लिए मुकेश पंचोली सर की है। और हिस्ट्री के लिए जो पहला पेपर की जो आती है आपको, तो उसके लिए है जैसे रेफरेंस बुक भी पढ़ सकते हैं, और बाजार में जो गाइड्स है उनमें सबसे अच्छी गाइड है पैनोरमा गाइड, उसका मैं अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक बात है कि चाहे करंट अफेयर्स हो और चाहे मैनेजमेंट हो और चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कोई सा पेपर हो, मैंने एक अध्ययन करने के बाद एक बहुत बड़ी चीज़ पाई है कि आरपीएससी है जो पिछले जो एग्जाम के प्रश्न होते हैं उनको वापस रिपीट कर दिए, दोबारा रिपीट करती है वो। तो करंट अफेयर्स के कुछ अधिक क्वेश्चन, करंट अफेयर्स की मेरी तैयारी नहीं थी फर्स्ट ग्रेड में, मैंने शुरू में 10 दिन देखा करंट अफेयर और पिछले एग्जाम्स के पेपर ही सॉल्व किए, तो 10 उसमें आए थे, 10 प्रश्न आए थे, नहीं 8 प्रश्न आए थे करंट अफेयर के, और मेरे इसमें से 5 ठीक थे और 3 मुझे आते नहीं जो मैंने किए नहीं थे उनको। हाँ, एक और फर्स्ट ग्रेड में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप नहीं कि आपको 75 में से आप 60 प्रश्न कर रहे हैं, ये आप गलती कर रहे हैं। आपको 75 में से अगर 50 आते हैं ना तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 और कर दो, तो आप 45 पे आ जाओगे, आप 60, क्योंकि आपका सिलेक्शन 50, 45, 40 तक भी हो रहा है। मैं ये मानता हूँ कि फर्स्ट पेपर में जो सिलेक्शन है, जिसके अगर 35 क्वेश्चन भी अगर जो फर्स्ट पेपर में राइट करके आ रहा है, वो दूसरे पेपर में दम लगा ले। अन्यथा जो ये सोचेगा ना कि 50 होने चाहिए कम है, तो फिर ये लगा लो कि कंपटीशन से बाहर चले जाए। मतलब आपका ये कहना है कि सब्जेक्ट अपनी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए और क्योंकि फर्स्ट पेपर को रणनीति के हिसाब से चलो, क्योंकि कला वर्ग के ज़्यादातर अभ्यर्थियों का गणित में हाथ तंग होता है, तो इसलिए वो गणित पर, विज्ञान पर और अंग्रेजी पर, इन पर कम फोकस करते हुए और अपने अन्य जो उसमें विषय हैं जो कि आसानी से सुग्राह्य हैं, जो आसानी से ग्रहण किए जा सकते हैं, उनको वो तैयार कर लें, जिससे कि अपना 40-45 क्वेश्चन का, क्योंकि 40 मेरे हिसाब से 40-45 क्वेश्चन काफी अच्छा स्कोर हो जाएगा 75 और में जो से। मैथ वाले जो लोग हैं या फिर अदर साइंस सब्जेक्ट्स के या पॉलिटिकल के, वो उनका तो क्या है कि इसमें मैथ भी, उनको मैथ पार्ट भी अच्छा है, रीजनिंग भी अच्छा है, अंग्रेजी भी अच्छा है, इन पर फोकस करते हुए वो भी मैनेजमेंट करंट अफेयर्स पर फोकस कर सकते हैं। तो इसके लिए मतलब सारगर्भित पुस्तकें पढ़ लो। और करंट्स के लिए है कि मैं ये मानता हूँ कि करंट्स के लिए और मैनेजमेंट के लिए मैं तो पहली बात तो कहता हूँ कि कोई भी पेपर हो उसमें सबसे पहले तो आप आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर लगा है, चाहे वो संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट का हो चाहे जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो, आप सबको फेर लीजिए, पहले एक बार रिपीट कर लीजिए। फिर आप जो भी करंट देखो कोई नया नहीं होता है। आज जो पेपर बना, मान लो किसी कोई का पेपर बन रहा है आज, फिर 5 महीने बाद दूसरा पेपर बनेगा, तो करंट तो सेम ही रहेगा, ये थोड़ी कि वो अलग बन जाएगा, तो वो करंट रिपीट होता रहता है। तो आप जैसे साल भर के, 2 साल के, पिछले 3 साल के पेपर देख के और करंट आराम से पढ़ सकते हो। और हिस्ट्री के लिए जो सबसे अच्छी पुस्तक है जहाँ से प्रश्न मिले, एक हिस्ट्री अगर आपको राजस्थान की, इंडिया की, वर्ल्ड की 3 हिस्ट्री है, अवनी पब्लिकेशन की पुस्तक चलती है, धीर सिंह दवाई, जो कि हिस्ट्री की प्रोफेसर है, सबसे अच्छी है। और उनकी जो इसमें जो पुस्तक है गाइड है, उनमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन भी मिलते हैं, ये बात है। बाकी आप एनसीईआरटी बेस पढ़ सकते हो और एनसीईआरटी बेस पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। जी सर। तो ये था कि प्रथम पेपर और द्वितीय जो पेपर हैं उनके लिए भाई साहब ने अपने अनुभव साझा किए। और जहाँ तक आपका सवाल है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि पहले तो यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इससे कुछ ना कुछ केवल आपके लाभ के लिए ये वीडियो यहाँ पर प्रेषित किया जा रहा है। तो आप लाइक करके उत्साहवर्धन करें, और जो कोई आपके सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दें, जिससे कि आपकी जो और क्वेरीज हैं मैं उन पर भाई साहब से सलाह करके और उन पर भी उन प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। इसी के साथ हम अपने दर्शकों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, और हम भी यही, जो भी दर्शक है यही प्रार्थना करते हैं कि सब अपने अपने मतलब जो वो है सबकी सफल हो, अपने अपने कामों में सभी सफल हो। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पर निमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और अंत में एक उक्ति कहना चाहिए कि कोई कहता है कि कोई कहते हैं ना हमें बुद्धि कम है और उसमें अधिक ज़्यादा है, ये सब नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर प्रतिशान। अगर हम किसी चीज़ का अगर बार बार उपयोग करेंगे ना, तो उसमें हमको बार बार हमारी जो बुद्धि होती है वो निखरे जाती है। तो कहते अगर व्यक्ति में थोड़ा सा भी अगर टैलेंट है, उसको अगर निखारता रहता है बार बार, तो वो बार बार, वही बात है, एक कांच है, अगर आप उसको अगर डेली अगर उसे साफ करते रहोगे तो शीशा चमकता रहेगा, लेकिन आप उसको महीने में साफ करोगे तो धूल जमती जाएगी, तो उसी हिसाब से काम करें। तो बुद्धि को जितना अधिक निखारोगे उतनी अधिक वो बनती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सभी दर्शकों को एक बार पुनः धन्यवाद।